नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। आज हम बात करेंगे आरएसएस के इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। आरएसएस का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी कि आरएसएस का गठन हुआ, आज इसकी चर्चा करते हैं। एक छोटी कहानी है, दिलचस्प कहानी होगी, सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जान लें कि आरएसएस का गठन करने वाले हेडगेवार कौन थे, डॉक्टर बलराम हेडगेवार, और क्यों उन्हें आरएसएस के गठन करने की जरूरत महसूस हुई थी। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म नागपुर में हुआ था। 1 अप्रैल 1889 को एक वैदिक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। 6 भाई बहन थे, वो 5वें नंबर के थे। और जब वो 14 साल के थे तो नागपुर में प्लेग महामारी फैली और प्लेग महामारी में उनके माता और पिता दोनों का निधन हो गया। माता पिता के निधन के बाद उनके बड़े भाई महादेव हेडगेवार ने इनका पालन पोषण किया, इन्हें पढ़ाया लिखाया। महादेव हेडगेवार पहलवानी का शौक रखते थे, अखाड़ा जाते थे, तो अपने साथ इनको भी लेके, बलराम हेडगेवार को भी, अपने भाई को भी अखाड़े लेकर जाने लगे। उन्हीं अखाड़े में इनकी मुलाकात, बलराम हेडगेवार की मुलाकात हुई बीएस मुंजे से। बीएस मुंजे बाद में हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी हुए। 1904-1905 में बीएस मुंजे और हेडगेवार की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। डॉक्टर हेडगेवार तब डॉक्टर नहीं थे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार फिर बीएस मुंजे के घर आने जाने लगे। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चाएं करने लगे, बहस करने लगे। और कहा जाता है कि बीएस मुंजे ने ही बाद में डॉक्टर बलराम हेडगेवार को, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो बीएस मुंजे ने ही डॉक्टर हेडगेवार को बम बनाने की ट्रेनिंग दी। खैर, उसकी बात बाद में आती है। 1910 में बीएस मुंजे के सुझाव पर ही बलराम हेडगेवार कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई करने गए। कोलकाता उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों का गढ़ था। तो डॉक्टर हेडगेवार जब वहां पढ़ाई करने गए तो वहां वो धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल हो गए। पहले अनुशीलन समिति से जुड़े। ये अनुशीलन समिति भारत के आजादी की लड़ाई के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अनुशीलन समिति। और तब के बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े आंदोलनकारी, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े बहुत बड़े लोग, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, इस अनुशीलन समिति का सदस्य थे। डॉक्टर हेडगेवार इन दोनों से बहुत प्रभावित हुए। 1915 में उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो वो फिर नागपुर आ गए। नागपुर में आके उन्होंने अपनी व्यायामशाला भी खोल दी, डॉक्टरी भी करने लगे, प्रैक्टिस भी करने लगे। व्यायामशाला खोली और उस व्यायामशाला में जो युवा आते थे उनसे डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श करते थे, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते थे और आजादी की लड़ाई के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। आपस में कंपटीशन भी करवाते थे, पुरस्कृत करते थे उन युवाओं को। और इस तरह से एक वातावरण उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की। और 1910 से लेकर 1919 के बीच उन्होंने कई छोटी मोटी समितियां भी बनाई, कई छोटे मोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया। लेकिन इन कार्यक्रमों का या इन छोटी छोटी समितियों का, संगठनों का कोई बहुत बड़ा असर वो नहीं दिखा पाए या खुद भी नहीं देख पाए। तब उन्होंने तय किया कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी तब देश में आजादी की लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रही थी और देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण तैयार करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। 1919 में बलराम हेडगेवार ने कांग्रेस की एक्टिव मेंबरशिप ले ली। अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ उस साल, उस अमृतसर के अधिवेशन में भी वो शामिल हुए। 1920 में वो आ गए एलवी परांजपे के संपर्क में। एलवी परांजपे हिंदूवादी नेता थे, कांग्रेस के प्रति समर्पित थे और युवा कैसे कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल हो, कांग्रेस नेताओं के विचार सुनने के लिए वो कैसे अधिवेशन में आए, ये काम परांजपे देख रहे थे भारत स्वयं सेवक मंडल नाम के एक संगठन के तहत।
बलराम हेडगेवार भी डॉक्टर बलराम हेडगेवार भी भारत स्वयंसेवक नाम के संगठन से बाद में जुड़े, स्वयंसेवक मंडल से। 1920 में, दिसंबर 1920 में मुंबई नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में। इसमें 15,000 से अधिक डेलीगेट शामिल हुए थे, हजारों कार्यकर्ता आए थे इस अधिवेशन में शामिल होने। तो उन लोगों के रहने और खाने का इंतजाम परांजपे और डॉक्टर हेडगेवार ने ही मिलकर किया था। पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ही लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी। मतलब बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी डॉक्टर हेडगेवार को शुरू हो गई थी। लेकिन उसी अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने एक प्रस्ताव रखा था, विषय नियामक समिति का प्रस्ताव। और यह प्रस्ताव था कि भाई पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अब रखी जाए ब्रिटिश हुकूमत के सामने। लेकिन उनका यह प्रस्ताव अधिवेशन में स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार कुछ नेताओं से, कांग्रेस के कुछ नेताओं से थोड़े नाराज हो गए, लेकिन वो कार्यक्रमों में शामिल रहे। कांग्रेस के कार्यक्रमों में 1921 में उन्होंने एक भाषण दे दिया कटोल और भरतवाड़ा में, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। जुलाई 1922 तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था उस भाषण के बाद। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना इसी बीच में हुई। जब जुलाई 1922 में डॉक्टर हेडगेवार जेल से बाहर निकले तो उनका स्वागत करने वालों में पंडित मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। वो भी गए थे जेल से बाहर इनका स्वागत करने। और इसी साल हेडगेवार को वहां का प्रदेश कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बना दिया गया। कांग्रेस वॉलंटियर्स के लिए जो हिंदुस्तानी सेवा दल चलता था उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई थी। तो ये एक छोटी कहानी है डॉक्टर हेडगेवार को समझने की। डॉक्टर हेडगेवार को जब हम समझ लेंगे तब आरएसएस के आंदोलन, आरएसएस की स्थापना का मकसद हम ठीक से समझ पाएंगे। 1919 में, वर्ष 1919 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा, उस समय दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक नेता उन्हें माना जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक नेता, तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने, ब्रिटेन हुकूमत ने सत्ता से हटा दिया था। दुनिया भर के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। दुनिया भर के मुसलमान उस समय गोलबंद हो गए खलीफा को सत्ता से हटाने के खिलाफ। भारत के मुसलमान भी सड़कों पर थे और भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ उस समय सड़कों पर लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी लखनऊ के दो भाइयों की। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के इन दो भाइयों ने खलीफा को सत्ता से हटाने के खिलाफ मुस्लिमों को गोलबंद करना शुरू किया और एक आंदोलन खड़ा कर दिया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। बहुत लोग खिलाफत को जो है किसी के खिलाफ होने के टर्म में भी बोल देते हैं, लेकिन खिलाफत एक आंदोलन था जो खलीफा के समर्थन में किया गया था। और विरोध, खिलाफत शब्द का इस्तेमाल लोग विरोध के तौर पर करते हैं। विरोध के लिए उर्दू में वर्ड है मुखालिफत। खिलाफत शब्द जो है खलीफा के आंदोलन के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन किया गया था उसका नाम है खिलाफत, और विरोध के लिए होता है मुखालिफत। तो खैर, उस समय खिलाफत आंदोलन शुरू किया दो भाइयों ने। देश भर के मुसलमान इस आंदोलन से जुड़ गए, देश भर के मुसलमान। अच्छा, ये वो समय था जब जलियांवाला बाग कांड हो चुका था। जलियांवाला बाग कांड होने से हिंदुस्तानियों में अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि खिलाफत आंदोलन को भी उस गुस्से का फायदा मिल गया। बड़ी संख्या में मुसलमान उस आंदोलन से जुड़ गए और ब्रिटानी हुकूमत की नीतियों का विरोध करने लगे। 1919 से ठीक 4 साल पहले महात्मा गांधी भारत में आए थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी की थी। इसी बीच उन्होंने देखा कि अंग्रेजों से एक ऐसी चूक हो गई है जिससे दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए हैं और भारत के मुसलमान तो हुए ही हुए हैं। इसका वो फायदा उठाने की फिराक में लग गए।
और महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी चाल चली। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के समर्थन की घोषणा कर दी। वो जान रहे थे कि इस समय अगर इस आंदोलन के साथ कांग्रेस जुड़ गई तो दुनिया भर के मुसलमानों का जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध है उसे कांग्रेस भी ताकत देगी और अंग्रेजी हुकूमत पर तगड़ा प्रहार होगा और दुनिया भर में अंग्रेज घिरेंगे। इस आंदोलन से जो आजादी की लड़ाई के लिए वो आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, उससे उन्होंने देश भर के मुसलमानों को, क्या दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने की एक बड़ी योजना के साथ समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन गांधी जितने सरल थे, महात्मा गांधी जितने भोले थे, दरअसल न तो दुनिया उतनी भोली थी, नहीं भारत भी तब उतना भोला था। उस समय गांधी जी ने नारा दिया कि जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है, उसी तरह मुसलमानों के लिए खलीफा। और यहीं से आरएसएस की बुनियाद पड़ती है। कैसे पड़ती है ये चर्चा सुनिए। नागपुर में बैठे केशव बलराम हेडगेवार को गांधी जी का यह नारा ठीक नहीं लगा और उन्होंने तब एक विरोध जताया और उन्होंने कहा कि मुसलमान राष्ट्र से ऊपर धर्म को रखते हैं, अपने मजहब को रखते हैं, और जब ये राष्ट्र से ऊपर अपने मजहब को रखते हैं तो ये मजहब के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे, मजहब के लिए तो कुर्बानी देंगे, अंग्रेजों से टकरा जाएंगे, लेकिन जब राष्ट्र की बारी आएगी तो ये पीछे हट जाएंगे। और तब गांधी जी आपके साथ बड़ा धोखा होगा। जिन मुसलमानों को लेकर आप अंग्रेजों से सीधी टक्कर ले लीजिएगा, अगर उन मुसलमानों ने राष्ट्र के नाम पर हुई लड़ाई में कदम पीछे खींच लिए तो फिर आप अकेले पड़ जाइएगा। लेकिन तब शायद उनकी बात को बहुत महत्व नहीं दिया गया। तब हेडगेवार ने कहा था कि खलीफा का समर्थन करके मुसलमानों ने साबित कर दिया कि देश से पहले उनका धर्म है, इसलिए कांग्रेस को उनके आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। उस समय गांधी जी ने हेडगेवार की बात को इतनी गंभीरता से लिया नहीं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार गांधी जी को गंभीरता से लेते थे। वो आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे। 1921 में वो जेल गए, अगस्त 1921 में जेल गए और जुलाई, मतलब एक साल का ये समय रहा, जुलाई 1922 में वो जेल से बाहर आए। ये वही जेल से बाहर आना है जब मोतीलाल नेहरू उनका स्वागत करने गए थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना हो गई 1921 में। अगस्त 1921 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मालाबार में, केरल के मालाबार में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। हिंदू जमींदारों और मुसलमानों के बीच वहां दंगे भड़के। इस दंगे में 2000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वहां गए, केरल से लौटे, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उनकी एक किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, भीमराव अंबेडकर की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस विद्रोह का मकसद ब्रिटिश हुकूमत को खत्म कर इस्लाम राज की स्थापना करना था। तब जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए, मंदिर ढहाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। अंबेडकर ने आगे सवाल उठाया कि क्या यही गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने की कोशिश है? क्या फल मिला इस कोशिश का? सवाल अकेले अंबेडकर ने नहीं उठाए, कांग्रेस की अध्यक्ष रही एनी बेसेंट भी तब वहां गई, मालाबार गई और उन्होंने आके एक अखबार में आर्टिकल लिखा और लिखा कि अच्छा होता महात्मा गांधी मालाबार जाते, वो अपनी आंखों से उस भयावहता को देख पाते जो उनके प्रिय भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने खड़ी की है। महात्मा गांधी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खड़े होकर वो दुनिया भर के मुसलमानों को अंग्रेजों का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वही खिलाफत आंदोलन भारत में ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच दुश्मनी खड़ी करेगा। लेकिन इस दुश्मनी के पीछे भी अंग्रेज थे। केरल में जो हुआ, केरल की उस घटना के पीछे अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था।
अंग्रेजों ने तब केरल में अपने लोगों के साथ एक बैठक की। यहां अपने लोगों का मतलब है कि कुछ स्थानीय मुस्लिम नेता और कुछ स्थानीय हिंदू नेता जो भारत के प्रति गद्दार थे और जो अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते रहते थे। अब अंग्रेजों के प्रति उन निष्ठावान लोगों के साथ तब अंग्रेजों ने बैठक की थी और उस बैठक का ही नतीजा था कि वहां दंगे भड़के और हजारों लोग मारे गए। अंग्रेजों की इस शातिर चाल को समझना बड़ा कठिन था। 2 साल बाद, उसके ठीक 2 साल बाद 1923 में नागपुर में भी सांप्रदायिक दंगे हो गए। इन दंगों के पीछे अंग्रेजों के 2 अधिकारियों का हाथ था। अंग्रेजों के 2 अधिकारियों का दिमाग चला था और यहां भी उन्होंने वही प्रयोग दोहराया जो केरल में दोहराया गया था। मतलब अंग्रेजी हुकूमत के प्रति निष्ठा रखने वाले भारतीयों वो उकसाते थे और फिर दंगे भड़काते थे। खैर, नागपुर में हुए दंगों में तब वहां के डीएम की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध थी। उसने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे कि कांग्रेस जो है कलेक्टर के इस फैसले का विरोध करे, लेकिन तब कांग्रेस ने कलेक्टर के इस फैसले का विरोध नहीं किया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन और मालाबार हिंसा के बाद डॉक्टर बलराम हेडगेवार का मन कांग्रेस से टूट गया, फट गया और हिंदुओं के लिए एक अलग संगठन तैयार करने का ख्याल उनके मन में आने लगा। ये है बुनियादी सोच आरएसएस के पीछे की। उससे पहले देश में हिंदू महासभा का गठन हो चुका था। डॉक्टर बलराम हेडगेवार कुछ दिनों के लिए हिंदू महासभा से जुड़े थे, क्योंकि उनके जो मेंटोर रहे, जिन्होंने उन्हें मेडिकल पढ़ने के लिए भेजा या जिन्होंने उन्हें बम बनाना सिखाया, डॉक्टर बीएस मुंजे, वो हिंदू महासभा से जुड़े थे, हिंदू महासभा का सचिव थे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार कुछ दिनों में ये समझ गए कि हिंदू महासभा का उद्देश्य हिंदू हितों की रक्षा करना नहीं है। हिंदू महासभा का उद्देश्य है सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ा देना। हिंदुत्व की राजनीति के जरिए या खुद को एक प्रेशर ग्रुप बनाकर सत्ता में अपनी दखल बढ़ाना हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य था। डॉक्टर बलराम हेडगेवार ये बात समझ गए और उन्होंने खुद को हिंदू महासभा से अलग कर लिया। अंग्रेजों के निगाह में नागपुर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अंग्रेजों ने वहां अपनी एक राजधानी भी बना रखी थी, सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी, और 0 माइल पॉइंट भी अंग्रेजों ने नागपुर में ही बनाया था। वो 0 माइल आज भी वहां है, जहां आप देखेंगे कि चारों तरफ देखने वाले घोड़ों की जो मूर्ति बनाई गई है, यही है वो 0 माइल जिसे अंग्रेजों ने वहां बना रखा था। डॉक्टर हेडगेवार का मन कांग्रेस से फट गया। हिंदू महासभा से उन्होंने खुद को अलग कर लिया और अब उन्हें लगा कि हिंदुओं के प्रति समर्पित एक संगठन का होना जरूरी है। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी का दिन था। ये हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर शुक्रवारी में एक बैठक बुलाई और कहा कि आज से हम एक संघ शुरू कर रहे हैं। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर बीएस मुंजे हिंदू महासभा वाले, एलवी परांजपे और बीबी थोलकर शामिल थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नाम हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस। शुरुआत में संघ के सदस्यों को सभासद कहा गया। हफ्ते में 2 दिन, रविवार और गुरुवार को सभी सदस्य एक खास जगह इकट्ठा होते थे। रविवार को कसरत करते और गुरुवार को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस कार्यक्रम को ही शाखा नाम दिया गया। शाखा जो आज भी आरएसएस की तरफ से लगाया जाता है। शाखा संघ की पहली और सबसे अहम इकाई है। तो इस तरह से आरएसएस की शुरुआत डॉक्टर हेडगेवार ने की। आरएसएस अपना काम अब भी कर रहा है। आरएसएस ने बाद में अपना संविधान भी बनाया, नियमित शाखाओं की शुरुआत भी की, कई नए प्रयोग भी आरएसएस ने किए, कई आंदोलनों में आरएसएस शामिल हुआ।
हिंदू युवक ही स्वयं सेवक होता है। आरएसएस का संघ का अपना एक ट्रेनिंग कैंप भी चलता है। 5 स्टेज होता है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग, इसमें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। प्रथम वर्ष 20 दिनों की ट्रेनिंग प्रांत लेवल पर, द्वितीय वर्ष 20 दिनों की ट्रेनिंग क्षेत्र लेवल पर और तृतीय वर्ष 25 दिनों की ट्रेनिंग आरएसएस मुख्यालय नागपुर में। तो इस तरह से आरएसएस की स्थापना हुई। आगे की किसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि उसके बाद आरएसएस में क्या क्या बदलाव हुए, उसके बाद आरएसएस की गतिविधियां कैसे आगे बढ़ती गई और अब आरएसएस किस तरह से खड़ा है, अब आरएसएस क्या क्या गतिविधियां चला रहा है। आज के वीडियो में सिर्फ आरएसएस के स्थापना की कहानी, हिस्ट्री ऑफ आरएसएस, असित नाथ की जुबानी। नमस्कार।